हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ओके, तो चलिए आज का जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेशन है, इसका टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उनमें पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट कवर हों एडवांस के लिए, और साथ साथ में मेंस के कॉन्सेप्ट भी आपको मिले। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हुए। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, पहले खुद से ट्राई करना है और फिर सोल्यूशन देखना है अगर नहीं होता तो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस। बहुत ही इजी से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करिएगा। इसके लिए आपके पास है 2 मिनट का टाइम। पूरी ईमानदारी से ट्राई करना है। ठीक है, बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास 2m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20√2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड एक्सप्लोजन takes place and the particle is broken into two equal pieces. As a result of explosion, one part comes to rest. Find the maximum height attained by the other part. ठीक है ना, बताइएगा क्या आंसर आना है। 4 आंसर आपके सामने है स्क्रीन पे। कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा और पूरा अच्छे से सॉल्व भी करूंगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालिए आंसर निकालने की। ओके, as a result of explosion one part comes to rest. Find the maximum height attained by the other part. ओके, चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो कर दिया, ठीक है ना, और केवल ग्रेविटी वहां पे वर्क कर रही है और बीच रास्ते में एक्सप्लोजन हो जाता है, तो एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लोजन एक इंटरनल फोर्सेस की वजह से जनरेटेड इवेंट है, जो पार्टिकल के अंदर के फोर्सेस है। तो वो सेंटर ऑफ मास के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जैसा पहले चल रहा था बिल्कुल उसी रास्ते पे अभी भी चलता रहता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से जो 2 पीसेस हो गए हैं, उन दोनों को पूरे सिस्टम का इंटायर मोमेंटम कैरी करना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है ऐसे, यहाँ से एक पार्टिकल को हमने इस तरीके से थ्रो कर दिया ऊपर, तो भाई ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है यूं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहीं यहाँ जाके और इसका सेंटर वहाँ से यहाँ कहीं गिरेगा। ठीक, अब ये पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, लेकिन इसने कहा है वेलोसिटी 20√2 और 45 के एंगल पे है, तो डेफिनेटली इस तरफ वाला कंपोनेंट 20 होगा और ये वाला कंपोनेंट भी कितना होगा 20। अब मुझे इतना पता है कि टाइम पीरियड तो मुझे पता ही चल गया, टाइम पीरियड क्या होता है
2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे u साइन थीटा तो 20 है, u कॉस थीटा 20 है, तो 2u साइन थीटा यानी कि u साइन थीटा कितना है 20, तो ये कितना हो गया 40/10 यानी कि 4 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड जाने के और 2 सेकंड आने के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना आफ्टर 1 सेकंड एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, तो अगर मैं 1 सेकंड बाद की बात करूं तो ये पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे होगा। अभी इसको 1 सेकंड और चलना है, 1 सेकंड और चल के तब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। इसका मतलब इवेंट हाईएस्ट पॉइंट की नहीं है। तो देखिए भाई ये वाला कंपोनेंट तो इसका 20 ही बना रहेगा, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, पर ये वाला कंपोनेंट इसका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 15 मीटर। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर 15 मीटर कैसे आया, तो भाई किसी भी बॉडी को अगर आप 20 की स्पीड ऊपर की तरफ दोगे तो वो 1 सेकंड में 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इसने भी वर्टिकल डायरेक्शन में 15 मीटर ट्रैवल किया है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 20 मीटर ट्रैवल कर चुकी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाते हैं और एक पार्ट मोमेंटम कैरी करने के लिए मना कर देता है कि मैं मोमेंटम कैरी नहीं करूँगा। तो आप देखिए अगर मैं ये देखूँ कि भाई ये 2 पार्ट हैं इसके, इनका मोमेंटम इस तरफ m इंटू वी है, ठीक है ना। m को कितना ले लो 2m इंटू वी है, ठीक है ना। तो इस 2m के 2 पार्ट हो चुके हैं, m प्लस m, ये 2 पार्ट हो चुके हैं। तो एक पार्ट ने इस तरफ 0 मोमेंटम ले लिया, 2 पार्ट हो गए, और एक ने इस तरफ 0 मोमेंटम ले लिया। तो दूसरे वाले को कितना लेना पड़ेगा, दूसरे वाले को कितना लेना पड़ेगा वेलोसिटी 2v, तभी तो 2mv इक्वल टू 2mv आएगा। इसका मतलब जितनी भी वेलोसिटी की वैल्यू है उस सिंगल पार्ट की वेलोसिटी उससे डबल हो जाएगी इस डायरेक्शन में। यानी कि ये जो पीस है, जो हाफ पीस है, ये वाला हाफ पीस है ना, जो इधर वाला हाफ है, इधर वाला हाफ है, इसका मास तो m हो जाएगा और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज और है, क्योंकि ये वाला जो पीस था इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था 2m इंटू 10, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरे पार्टिकल ने मोमेंटम लेने से मना कर दिया कि मेरे को तो रेस्ट में आना है। तो भाई पूरा मोमेंटम वापस से किसको कैरी करना पड़ेगा 1 को, तो ये m इंटू 20 करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये 20m है तो वो भी m इंटू 20। इसका मतलब इस पार्टिकल की ये वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई 20। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि भाई इस पार्टिकल का ये वाला कंपोनेंट तो अब 20 हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट अब 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट 10 से एकदम 20 हो गया। तो भाई यहीं से पार्टिकल इस तरीके का पाथ एक्वायर करने का, यू वाला पाथ एक्वायर करने का, क्योंकि एक पार्टिकल तो यही गिर जाएगा ना ऐसे। तो अगर आप देखो तो ये पार्टिकल जब यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, इन दोनों का सेंटर मास इसी लाइन पे रहेगा। जब ये यहाँ रहेगा तो वो वाला पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, इन दोनों का सेंटर मास फिर यहाँ पे रहेगा। जब तक ये पार्टिकल यहाँ रहेगा इस जगह पे, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास समझ लीजिए उतनी ही दूर रहेगा, बिल्कुल मिड में। तो सेंटर मास तो यूं ही चलता रहेगा, पर उस वाले पार्टिकल का पाथ ये वाला हो जाएगा। ये तो अपना इंटायर कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो इसमें तो ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी, तब जाके आंसर आएगा, ये वाली मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल कितनी है। अब ये वाली मैक्सिमम हाइट तो यहाँ के डेटा से आएगी। अब ये वाला कंपोनेंट अगर 20 मीटर पर सेकंड हो गया तो मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो भाई यहाँ वाले पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी 20 होगी, ये भी 20, यानी कि अगेन 45 का एंगल हो गया। पहले ये 45 था तो यहाँ पे एंगल कम हो गया होगा, जैसे एक्सप्लोजन हो उसका एंगल फिर 45 हो गया। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 का स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, आ जाएगी 20 मीटर। तो आप खुद ही देख लो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 15 मीटर तो ऑलरेडी है और 20 ये है, कितनी हो गई 35 मीटर। तो आई होप आंसर आपको समझ आ गया होगा। इसलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल पे लिया था कि मेंस के लिए मीडियोकर लेवल का होना चाहिए और अगर एडवांस का कंसिडर करें तो इजी में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख सकते हैं, ये वाला, ये लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं,
ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, करिए ट्राई। बोले the end of a uniform rod AB of length L touches a horizontal smooth fixed surface. Initially the rod makes an angle 30 degree with the vertical. Find the magnitude of displacement of the end B just before it touches the ground after the rod is released. ओके चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें। देखिए सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन कहती है कि ये तो ग्राउंड है हमारे पास, ये तो ग्राउंड है और ये लाइन समझ लीजिए वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और जो रॉड है, रॉड वर्टिकल से 30 के एंगल पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो भाई 30 का एंगल ही बनाना पड़ेगा हमें रॉड के लिए, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 का एंगल बनाइए। तो ये हमारे पास रॉड है, इस तरीके से रॉड, इसकी लेंथ है, इसका मिड पॉइंट ये ले लो, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। तो भाई आप ये देखिए, अगर ये इसका सेंटर है तो सेंटर के नीचे वाला पॉइंट तो ये होगा, ठीक है, और सेंटर के ऊपर वाला पॉइंट ये होगा, ये तो एल हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आप देखिए जब ये वाला कौन सा टच कर रहा है, एंड ए यहाँ पे टच कर रहा है और एंड बी ये रहा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ये रॉड ग्राउंड पे गिरेगी, जब ये रॉड ग्राउंड पे गिरेगी तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स कितना है 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास सीधा ग्राउंड पे अपने खुद के नीचे गिरेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां गिरेगा, सेंटर ऑफ मास यहां गिरेगा। अब सेंटर ऑफ मास अगर यहां गिर रहा है तो आप खुद देखिए रॉड कैसे गिरेगी, रॉड का हाफ पार्ट इधर होगा और रॉड का हाफ पार्ट इधर होगा, ऐसे रॉड गिर जाएगी, यूं गिर जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये लेंथ l/2 है तो यहां से यहां तक की लेंथ l/2 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए, हालांकि ये वाला पॉइंट यहां गिरेगा नहीं, ये वाला पॉइंट गिरेगा यहां पे, पर ये वाली डिस्टेंस l/4 होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी l/4, और ये वाली डिस्टेंस भी l/4 होगी, यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस l/4 होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी l√3/2, क्योंकि l तो ये है और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है √3/2, तो ये वाली लेंथ होगी l√3/2 और ये l/4 होगी। तो भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बी पार्टिकल का, बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आएगा ये वाला, ये बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आएगा, और इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी l/4 का स्क्वायर प्लस √3 l/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो आंसर कितना बनेगा, ये तो l²/16 हो गया और ये क्या हो गया 3l²/4 हो गया, और इसका अंडर रूट। देखिएगा कहीं गलती तो नहीं हुई है हमसे, अगर ये टोटल लेंथ l है तो 60 डिग्री l√3/2 का स्क्वायर और l/4 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l²/16 प्लस 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 12l²/4
16, तो ये हो गया √13/4 × L, और ये आंसर हो गया। बोल रहे हैं ना कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड बी जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, तो ये भाई इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया हमारा अगर हम इसको देखें तो। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग गलत भी निकाल देते हैं और बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी बना रहता है। इस क्वेश्चन के लिए अगेन मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करिए पूरी ईमानदारी से और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरी E4 ईमानदारी से करना है बहुत ज्यादा। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या करना होता है। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी दी है इसने लैम्डा, लैम्डा इज m/L, ये समझ लीजिए मास पर यूनिट लेंथ। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस वन एंड इज पुल्ड अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है ऊपर। देन द एवरेज पावर, तो यहां पे बड़ी अच्छी बात इसने लिख दी है कि एवरेज पावर पूछी है इसने, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं, टोटल पावर कितनी पूछी है इंटायर प्रोसेस में, ठीक है ना। एवरेज पावर कितनी होगी, थर्टी सेकेंड्स और ट्राई करिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा क्या किस तरीके से सॉल्व होना है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा दम है नहीं, बहुत ज़्यादा तगड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसमें। देखिए क्या होता है कि जो फोर्स होता है dp/dt, यानी कि d/dt ऑफ mv, जिसमें मास और वेलोसिटी अगर दोनों वेरिएबल हो तो v इंटू dm/dt प्लस m इंटू dv/dt, किसी भी मोमेंट पे ये फोर्स बनता है। यानी कि अगर dm मास dt टाइम में v वेलोसिटी से सिस्टम में ऐड किया जाता है तो इतना फोर्स चाहिए, इसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। एंड दिस इज m इंटू a, और m मास को a एक्सेलेरेशन दिया जाता है तो m इंटू a ये भी फोर्स होता है। तो आप ये देखिए फोर्स जो है मास के एडिशन से भी जनरेट होता है, यानी कि फोर्स चाहिए। अगर आप dm मास dt टाइम में किसी सिस्टम में ऐड कर रहे हो v वेलोसिटी से तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए। ये यहाँ का एंटायर बेसिक कॉन्सेप्ट है। बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे इस तरीके से कॉइल पड़ी हुई है, अब यहाँ पे यहाँ से इस जगह से एक स्ट्रिंग को यूं उठाया गया है ऐसे, और इसका ये वाला एंड पकड़ के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा है F, जिस F की वजह से इस रोप को ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी v से पकड़ के यूं चलाया जा रहा है ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से।
अब आप ये देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे मान लीजिए ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ है y। मान लीजिए y लेंथ इस वक्त टेबल से ऊपर है, मान लो ये तो टेबल है, ये यहां पे इतनी टेबल पड़ी, दिस इज आवर टेबल। तो टेबल के ऊपर y हाइट तक इसको हम ले गए हैं, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे यानी कि t इज इक्वल टू टी पे ये वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन तो जीरो है, फोर्स तो जीरो होगा, क्यों होगा जीरो, ठीक है ना, जीरो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो वाई मास की रस्सी है इसको संभाल रखा है, इसको पकड़ के जो नीचे हैंग हो रखी है, इसका मास नीचे कुछ mg लग रहा होगा, उस mg को भी तो संभाला हुआ है इस f ने। तो इस f की वैल्यू यहां पे क्या होगी, बहुत ध्यान से देखना। इस f की वैल्यू इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे क्या होगी, देखिए एक्सेलरेशन तो जीरो है, इसलिए ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर है। तो इस f की वैल्यू क्या होगी, जितना ये मास नीचे लटका हुआ है, इसको हैंग कर रखा है, इसको संभाला हुआ है इस f ने, और ऊपर से बार बार थोड़ा थोड़ा मास, क्योंकि v वेलोसिटी से ये ऊपर भी तो जा रहा है ना, तो dm मास ऐड होता जा रहा है, और ऐड होने के बाद तुरंत v वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो भाई जितना भी ये मास लटका हुआ है यानी कि y लेंथ जितनी है, तो लैम्डा इंटू वाई, ये तो मास हो गया इस लटके हुए पार्ट का, इंटू जी, इतना तो फोर्स लग ही रहा है, साथ में जो ऊपर चल रहा है, तो हर dt टाइम में कितनी वेलोसिटी, कितना अमाउंट ऐड हो जाती है, dy। तो मान लीजिए dt टाइम में dy, ये अगर ये वाला जो f फोर्स है इसको dt टाइम में मान लीजिए dy ऊपर ले जाता है, कितना ऊपर ले जाता है, dy। ये लेंथ कितनी है, dy, ये वाली। अगर ये dy लेंथ ऊपर ले जाता है dt टाइम में, तो dt टाइम में dy लेंथ ऐड हो जाती है, ठीक, और ऐड भी कितनी वेलोसिटी के साथ, v के साथ। तो ये फर्स्ट वाली टर्म है, ये देखो, तो v तो यहां आएगा, और dm यानी कि लैम्डा इंटू dy, इतना dm ऐड हो जाता है कितने टाइम में, dt टाइम में। तो दिस इज v एंड दिस इज dm बाई dt। तो इसको ध्यान से देखो, दिस इज लैम्डा जी वाई प्लस dy बाई dt क्या है, dy बाई dt भी तो वेलोसिटी है, यहाँ पे dy बाई dt क्या है, वेलोसिटी है। तो एक dy बाई dt आ गया, एक वेलोसिटी पहले से, तो दिस इज लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू आ गई किसी इंस्टेंट t पे जब y हाइट ऊपर है और नेक्स्ट dy dt टाइम में ऊपर जाना है। इतना फोर्स ये स्ट्रिंग के एंड पे हमें लगाना पड़ेगा इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर खींचने के लिए। अब आप ये देखो, ये जो dt इंस्टेंट है, इस dt इंस्टेंट में कितना चला है ये, dy। तो वर्क कितना हो गया, dt टाइम में कितना वर्क हो गया होगा, dt टाइम में वर्क हो गया f इंटू dy, ठीक है ना। तो अगर मैं पूरा वर्क निकालूंगा तो f इंटू dy को 0 से l तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लैम्डा इंटू जी इंटू वाई इंटू डी वाई इसका इंटीग्रेशन, प्लस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर इंटू डी वाई इसका इंटीग्रेशन, 0 टू एल। तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क यहां पे कितना आ गया, लैम्डा जी इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, 0 टू एल, और प्लस लैम्डा वी स्क्वायर इंटू वाई, ये भी कहां से, 0 टू एल। तो अब आप यहां पे देखो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया लैम्डा जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा वी स्क्वायर एल, इतना वर्क आ गया। लेकिन पी एवरेज निकालना है, पी एवरेज क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, और टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम लगा होगा एल बाई वी टाइम लगा है टोटल टाइम। इसको एल लेंथ खींचने में कितना टाइम लगा होगा ये, तो भाई पावर कितनी हो गई, लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 2 और प्लस लैम्डा एल वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वी, टी कितना हो जाएगा, एल अपॉन वी। तो नीचे एल और ऊपर वी, नीचे एल और ऊपर वी। तो ये वाली चीज हो गई, आप देखो एल से एक एल कैंसिल, तो लैम्डा जी वी एल प्लस एक एल से एल कैंसिल, लैम्डा
नीचे एक 2 भी आएगा और लैम्डा इंटू वी का क्यूब, ये एवरेज पावर आ गई। ठीक, ये देखिए क्या आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। पहले पूरा वर्क निकाल लिया इसको ग्राउंड से यहां तक उठाने का, और फिर उस वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज पावर आ गई। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी टाइप है, कई बार मैं सॉल्व भी कर चुका हूं, तो ये आप एज अ होमवर्क लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपके बिल्कुल रॉड वाले क्वेश्चन जैसा, इसको भी एज अ होमवर्क लीजिए। ये वो देखिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगेन, इसके लिए मैं आपको इजी लेवल का क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना। पूरी ईमानदारी से इसको सॉल्व करना है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए जरा। करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ आया आंसर? चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। ये बोल रहा प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अगेंस्ट डस्ट पार्टिकल्स moving with a velocity u in opposite direction as shown. The density of the dust is rho and plate area is a. Find the force F required to keep the plate moving uniformly. ठीक, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। आप ये देखिए, अगर ये वाली प्लेट है, मान लीजिए ये प्लेट है, इसका मास है m जो कि कांस्टेंट है, m नॉट मान लो कांस्टेंट है, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v से, और इसको v से चलाना भी है, पूरा टाइम इसको v से ही चलाना है। तो भाई अगर सामने ये डस्ट पार्टिकल्स ना होते तो चलती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती रहती है। लेकिन ये डस्ट पार्टिकल क्या है, डस्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, u से। तो ये डस्ट पार्टिकल आके इस प्लेट में टक्कर मारते हैं और इसके मूवमेंट को कम कर देंगे, तो धीरे धीरे ये वाली प्लेट हैवी भी होती जाएगी और स्लो होके कुछ टाइम में हो सकता है रुक जाए, और उसके बाद भी अगर ये पार्टिकल टक्कर मारते रहे तो ये उल्टा भी आ सकती है, वापस भी आ सकती है, ठीक है ना। तो भाई इसकी जो ये वेलोसिटी है v, ये धीरे 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 कम हो जाएगी अगर हमने कुछ नहीं किया। तो उसने कहा कि अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो यहाँ पे F फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो बताइएगा ये F कितना है अगर मुझे यहाँ से इसको रोकना है, मतलब रोकना के मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से हमको इसको चलाए रखना है। तो भाई आप ये देखिए, डेल्टा t टाइम में प्लेट कहां तक पहुंच जाती है,
ठीक है ना भाई, डेल्टा टी टाइम में प्लेट यहां तक पहुंच जाती है, ये यहां तक पहुंच जाएगी मान लो। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी डेल्टा टी टाइम में, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना भी है, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वी डेल्टा टी। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, अगर पार्टिकल आगे तक भी है, ठीक है ना, तो विद इन डेल्टा टी टाइम कौन कहां तक के पार्टिकल इस प्लेट में आके टक्कर मार देंगे। तो आप देखो, यहां तक के पार्टिकल आके इस प्लेट में टक्कर मार देंगे। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी u इंटू डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी टाइम में जो प्लेट तो यहां पहुंच जाएगी, लेकिन यहां वाले पार्टिकल भी तो यहां पहुंच जाएंगे ना उतनी देर में। तो भाई यहां तक के पार्टिकल इस प्लेट में आके टक्कर मार देंगे। इसका मतलब ये है कि भाई यहां से लेके यहां तक के वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स है वो सारे इस पे चिपक जाएंगे आके। इसका मतलब इस प्लेट के सामने ये यहां पे अगर देखा जाए तो इस प्लेट के सामने जो वॉल्यूम है, जितने वॉल्यूम के पार्टिकल इस पे आके चिपक जाएंगे, वो वॉल्यूम कितना होगा, वो वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक का होगा। ठीक है, तो भाई कितना मास है जो आके इस पे चिपक जाएगा। ठीक है, जो इस वॉल्यूम में m मास है, इस वॉल्यूम में। अब इस वॉल्यूम में कितना मास है, m। उस m मास की वैल्यू कितनी होगी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू दिस प्लस दिस, v डेल्टा टी प्लस u डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा रो a v प्लस u इंटू डेल्टा टी। ये m मास है, ये m मास इस प्लेट पे आके चिपक जाएगा। ये केवल m मास है, अभी v की मल्टीप्लाई हमने नहीं की। अब मेरी बात को फिर से सुनिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई वॉल है, कोई भी दीवार समझ लो, एक m मास का पार्टिकल यहां पे इस तरफ u वेलोसिटी से आ रहा है और यहां से टकरा के इस तरफ v वेलोसिटी से चला जाता है। ठीक है ना, u से आ रहा है और v से चला जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होएगा, m इंटू यू प्लस वी। इतना चेंज आएगा मोमेंटम में इतना चेंज आएगा। सोच के देखिएगा ध्यान से, अगर एक m मास का पार्टिकल u वेलोसिटी से आ रहा है और टकराने के बाद v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इतना मोमेंटम में चेंज आएगा पार्टिकल के। डेफिनेटली वो मोमेंटम किसने दिया है, वो मोमेंटम इसको दीवार ने दिया है। तो जितना मोमेंटम दीवार ने इसको दिया है, ये भी दीवार को देगा। ठीक है ना, तो जो मोमेंटम का चेंज डेल्टा टी टाइम में इन पार्टिकल्स की लाइफ में हो गया है, उतना ही मोमेंटम का चेंज उतने ही टाइम में इस दीवार की लाइफ में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा पी मोमेंटम दीवार में चेंज हो जाएगा कितने टाइम में, टी में, और यही उस पर लगने वाला फोर्स होगा। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं अब, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करूं डेल्टा पी की, तो डेल्टा पी इज m इंटू यू प्लस वी और डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा टी। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे ये फोर्स होगा डेफिनेटली। m की वैल्यू कितनी लूं, रो ए v प्लस यू इंटू डेल्टा टी इंटू वी प्लस यू और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी से ये डेल्टा टी कैंसिल, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, रो ए वी प्लस यू का स्क्वायर। और बहुत ही इजी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, ये आंसर है। आप खुद देखिए, ये जो प्लेट का मास है ना m नोट, इसका रोल ही नहीं है कहीं पे, इसका रोल ही नहीं है। तो ये अपना आंसर बनता है यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में कोई स्टार्टिंग में आप एग्जाम्पशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉल टकराने के बाद कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। तो पूरी ईमानदारी से करना है, क्योंकि हमें जो चीज़ नहीं पता वो हमें कंसिडर करनी भी नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। हो सकता है इसमें कैलकुलेशन की वजह से 1 मिनट कम ज़्यादा और हो जाए, पर आप ट्राई करिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा, पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना है।
यहाँ पे ये जो ब्लॉक रखा है ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये भी मूविंग है, ये भी यहाँ पे मूविंग है। बॉल ऑफ मास 1 kg फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी v नॉट। जितनी वेलोसिटी से ये बॉल इस ट्रायंगुलर वेज से टकराती है वो वेलोसिटी दी हुई है। ट्रायंगुलर मास का ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास डबल है क्योंकि उसका 1 kg है, इसका 2 kg है, तो MO2m भी ले सकते हो आप। Horizontal surface as shown in this figure, the coefficient of restitution between ball and the wedge is 1/2। E की वैल्यू 1/2 दी हुई है। Find the velocity of the wedge and ball immediately after the collision। वेज और बॉल दोनों की वेलोसिटी चाहिए इसको। तो टकराने के बाद बॉल किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जा सकती है, इस चीज को भी हमें कंसीडर करके चलना है। ओके चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कैसे है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर हम डायग्राम क्लियर करें, इसका डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम में देखो मान लीजिए कॉलिजन हो चुकी है और जस्ट आफ्टर कॉलिजन की ही बात हो रही है। तो भाई ये तो हमारा ब्लॉक है, ऐसा मान लीजिए ये अपना ट्रायंगुलर ब्लॉक है और ये नीचे ग्राउंड है ऐसे। ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए ये वाला एंगल हो गया थीटा, थीटा ले रहे हैं हम इसको। तो बॉल जब यहां टकराएगी, ये बॉल है ये, और ये बॉल यहां टकरा रही है आके ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुई। तो भाई हमें नहीं पता है बॉल टकराने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इतना पता है कि भाई बॉल का मास तो m है और इसका मास कितना है, इसका मास है 2m, जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका मास 2m। तो मान लीजिए ये वाला जो ब्लॉक है ये कॉलिजन होने के जस्ट बाद इस तरफ चलने लगता है, कितने से, v से, ये v से चलने लगता है, और ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ आ रही है कितने से, v नॉट से। तो आप देखो लाइन ऑफ कॉलिजन किस तरफ जाएगी, भाई लाइन ऑफ कॉलिजन तो इसके परपेंडिकुलर ही जाएगी। ये लाइन ऑफ कॉलिजन होगी। तो भाई मेरे को यहां पे ये देखना है कि इसके कंपोनेंट मुझे किस किस डायरेक्शन में करने हैं और किस किस डायरेक्शन में ये आएंगे। तो हमेशा कंपोनेंट आपके जो काम के होते हैं, यूजफुल होते हैं, वो लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल डायरेक्शन वाले यूज में आते हैं। तो भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ पे तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये फिर थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। आप खुद ही देख लो
अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये फिर थीटा होगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक है ना, वही mg वाला केस, mg का ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा हो तो वी नॉट तो ऐसे ही है, वी नॉट का ये वाला कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा होगा। ठीक है, तो भाई अगर यहां पे देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो अपनी वी नॉट कॉस थीटा आ ही रही है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का और अरेंजमेंट करना है कहीं से, तो अब आप यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बॉल की वेलोसिटी देखूं आफ्टर कॉलिजन, वो तो मैंने यहां पे ड्रॉ ही नहीं की है, तो उसका मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रही, तो मैं कोई भी डायरेक्शन ले लेता हूं आर्बिट्रेरी। मान लीजिए इस डायरेक्शन में बॉल कॉलिजन के बाद चली जाती है और कॉलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी, ये तो v से चल रहा है, ये v नॉट से चल रहा, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ v डैश। अब ये जो v डैश है, v डैश के कंपोनेंट में किसी भी तरीके से कर सकता हूं, तो भाई v डैश के कंपोनेंट आप एक काम करिए, एक तो इस डायरेक्शन में करिएगा u और एक इस डायरेक्शन में करिएगा। ठीक है ना, अब मुझे पता है ये वाला एंगल मुझे नहीं पता कितना है, तो इस एंगल को मान लो अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, पर ये तो अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी डैश साइन अल्फा और ये वाला हो जाएगा आपका वी डैश कॉस अल्फा, ये वाला कंपोनेंट वी का, ये वाला अलोंग द प्लेन वाला, क्योंकि मैंने इस वाले एंगल को अल्फा मान लिया, मुझे तो ये एंगल पता ही नहीं ना कितना है। ठीक है, तो अब आप मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा, ये वाली वेलोसिटी जो v है इसके फिर दो कंपोनेंट कर लीजिए, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक आएगा इस तरफ। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v का cos थीटा और ये हो जाएगा v का साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये v का साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, ये वाला जो दोनों लाइन ऑफ कॉलिजन जिस तरफ होती है उसी के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे। तो ये जो बॉल है इसका ये वाला कंपोनेंट वी नॉट साइन अल्फा है और जो ये वेज है इसका ये वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा प्लस वी डैश साइन अल्फा, ये यहां की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है ना, अब E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो V साइन थीटा प्लस V डैश साइन अल्फा डिवाइडेड बाय V नॉट का कॉस थीटा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन, लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होती। दूसरी इक्वेशन ये है कि V नॉट का साइन थीटा डेफिनेटली बराबर रहेगा V डैश के इस वाले कंपोनेंट के जो अलोंग द प्लेन है, तो V डैश कॉस अल्फा। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन मोमेंटम बैलेंस की, x डायरेक्शन में तो फोर्स जीरो है, अगर x डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स कितना है, जीरो, कोई भी x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो x डायरेक्शन में सबके मोमेंटम बराबर होंगे। तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना होएगा, इसका मास तो 2m है, तो 2m इंटू वी, ये मोमेंटम इस तरफ हुआ, तो बॉल का मोमेंटम जो इस तरफ है वो इसके बराबर होगा, लेकिन बॉल का मास तो m है और उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट निकलेगा v डैश का कॉस कितना, थीटा माइनस अल्फा। ये आपकी तीसरी इक्वेशन होगी। ठीक है ना, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। अब ऐसा लगता है जैसे तीनों इक्वेशन थोड़ी मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल इजी इक्वेशंस हैं। आप कॉस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला लगाइए और यहां से आपको थीटा कॉस अल्फा सबकी इंटायर फैमिली की वैल्यू में यहां पे पता है। ठीक है ना, फटाफट सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है ना, यहां पे जब आप देखो इसको सॉल्व, क्योंकि तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो एक तो अल्फा आ जाएगा आपके पास, एक v आ जाएगा और एक v डैश आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू दो इक्वेशन को सॉल्व करते 30 डिग्री निकल आएगी, अल्फा की वैल्यू तुरंत 30 डिग्री निकल आएगी। अब अल्फा की वैल्यू जैसे ही 30 डिग्री निकलेगी तो आप इसमें वैल्यू डालोगे। ठीक है ना, वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो ये जो ये वाली वैल्यू है v, ये वाली वैल्यू v निकल के आएगी 1/√3
और v डैश निकल के आएगी 2/√3 मीटर पर सेकेंड। और यही हमारे आंसर्स हैं। तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ये बहुत बार काम आता है। अब कोइंसिडेंटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि इन्होंने ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू इस तरीके से सेट की है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री निकली है, तो भाई अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और पार्टिकल यू आता है और ये वाला एंगल 30 है तो अल्फा भी 30 है, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल चला जाता है, ठीक है ना, यू आके हॉरिजॉन्टल चला जाएगा। अब ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता है कि वो टकराती हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही गलती से आप इस टकरा के हॉरिजॉन्टल ले लोगे तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है ना, आपने बिल्कुल सही चीज चूज कर ली और आपका आंसर फटाफट है। पर ये चीज श्योर नहीं है यहाँ पे कि ये चीज हॉरिजॉन्टल चली जाएगी, ये चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि ये हॉरिजॉन्टल जाएगी। और वो किससे प्रूव होता है, वो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आने से होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसा ही आगे, ठीक है ना। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगेन मैं आपको बस 2 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा टाइम का ये क्वेश्चन नहीं है, करिए ट्राई। 2 मिनट का पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना है। पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्राइक स्टेशनरी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है। ये जो वॉल है ना टेबल पे ऐसे खड़ी हुई है तो वॉल यूं टकराती है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चली जाती है, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, कहीं इसको वर्टिकल समझे। चलिए मैं इसको बता देता हूं क्या है ये, सिचुएशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा है कि ये वॉल है और एक बॉल आके इस वॉल पे इस तरीके से कॉलिजन करती है, यूं टकराती है, और ये वाला एंगल कितना है 37 का। तो भाई इस बॉल का एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी है E, और जिसकी अच्छी खासी वैल्यू है 1/5, लेकिन उसके बाद भी ये वाला एंगल 37 ही बना रहता है। ये वाला एंगल कितना बना रहता है 37 ही बना रहता है, जबकि कॉन्सेप्ट तो ये कहता है ना कि भाई अगर किसी ने यहाँ पे v वेलोसिटी से टक्कर मारी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है, तो ये वाली वेलोसिटी कम हो जाती है, e टाइम्स ऑफ u हो जाती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए भाई ये वाली वेलोसिटी u है, तो ये तो u cos 37 हुई और ये u sin 37 हुई, तो भाई u cos 37 तो कम रह जाएगा, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा ये छोटा हो जाएगा, डेफिनेटली छोटा हो जाएगा और होना ही है इसको। तो अगर भाई ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है और ये वाला कंपोनेंट छोटा है तो कॉलिजन के बाद ये वाला कंपोनेंट तो इंटैक्ट रहता है, लाइन ऑफ कॉलिजन तो ऐसे होगी, तो लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चेंज होती नहीं है,
तो ये वाला कंपोनेंट जो इस बॉल का, ये वाला कंपोनेंट तो छोटा हो गया भाई, ये वाला कंपोनेंट बड़ा था, अब कॉलिजन के बाद ये वाला कंपोनेंट ई टाइम्स हो गया भाई, ये अगर वी था तो ये ई वी हो गया। लेकिन ये वाला कंपोनेंट अगर कुछ था, वी डैश था, तो ये वाला कंपोनेंट उतना का उतना ही रहना चाहिए। इसका मतलब एंगल तो बदल जाना चाहिए, जो एंगल यहां था उसके अलावा कुछ और एंगल होना चाहिए, पर एंगल वही का वही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर इसका ये वाला कंपोनेंट छोटा हो गया तो उसी रेशो में ये वाला भी छोटा हो गया है, ये वाला भी उसी रेशो में छोटा हो गया, ठीक। तभी तो एंगल सेम रहेगा कि अगर ये वाला कंपोनेंट छोटा हो गया तो दूसरा वाला भी उसी रेशो में छोटा हो गया, ताकि दोनों का रेशो फिर से उतना ही बना रहे, 37 बना ले। अब आप ये सोचिए कि भाई ये वाले कंपोनेंट को तो चलो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से मान रहे छोटा हो रहा है, ये वाले कंपोनेंट को छोटा कौन करेगा, कौन है जो इसको छोटा करेगा? तो उसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द पार्टिकल। इसको करेगा फ्रिक्शन छोटा, क्योंकि जब दीवार पे कॉलिजन करेगी बॉल ऐसे, तो दीवार लगाएगी उस पर नॉर्मल, और नॉर्मल ऐसे दीवार की बॉल की वेलोसिटी ऐसे, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ ये, और कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, कितना, म्यू इंटू एन। तो ये फ्रिक्शन एट द टाइम ऑफ कॉलिजन इस तरफ लग रहा है, ठीक है ना, पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये इसके मोमेंटम को कम कर देगा, और एग्जैक्टली उतना ही कम किया है ताकि रेशियो सेम रहे, ठीक है ना। तो चलिए एक इक्वेशन तो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बनाते हैं भाई। अगर कॉलिजन के बाद वेलोसिटी v हो गई तो ये वाली चीज तो v cos 37 हो गई, और ये v sin 37 हो गई। तो आने वाली वेलोसिटी और जाने वाली वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, e। तो यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो e कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, v cos 37 डिवाइडेड बाई कितना, u cos 37। तो ये तो E हो गया, ठीक है ना, ये हो गया E आपका। तो E की वैल्यू यहाँ पे पहले ही दिख रहा है कि EU इज इक्वल टू V, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, जब कॉलिजन हुई है और ये N फोर्स लगा है, तो कोई बॉल थी जो इस तरफ कितना मोमेंटम लेके जा रही थी, mu cos 37, ठीक है ना। अब इस पे n फोर्स dt टाइम तक लगा है, तो इसमें से कितना मोमेंटम कम हो गया होगा, n इंटू डी टी। लेकिन कम करके n dt ने इसको खत्म तो कर ही दिया है, ऊपर से इस तरफ एक मोमेंटम और दे दिया है, कितना, m इंटू वी कॉस 37। तो ये मोमेंटम में चेंज हो गया, दोनों को मैं प्लस कर दूं तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, और आप देखो चेंज इन मोमेंटम होगा इंटीग्रेशन ऑफ n dt। कोई F फोर्स dt टाइम तक लग के कितना चेंज करता है, F dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ n dt वो मोमेंटम में चेंज है जो इस बॉल के हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी चीज देखिए, एक बॉल इस तरफ जा रही है कुछ मोमेंटम लेके, कितना, m इंटू यू इंटू साइन 37, और इस डायरेक्शन में उसका कुछ मोमेंटम कम हो गया है, तो कोई फोर्स इस तरफ लगा होगा, n dt टाइम तक जो भी f लगा होगा dt टाइम, तो उसने ये वाला मोमेंटम कम कर दिया। तो मोमेंटम में चेंज यहाँ क्या हो जाएगा, mv sin 37, यहाँ पे माइनस आएगा, इज इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इंटू dt, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन, और साथ में dt, म्यू को ले लो बाहर, म्यू इंटू एन dt। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन, और ये तीनों इक्वेशन बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, ठीक है ना। एन डी टी की वैल्यू यहां से उठाइए और यहां पुट करिए, और थ्रू आउट एम कट कर दीजिए, एम को कट कर दीजिए, और हर वी की वैल्यू को ई की फॉर्म में इसमें भी कट कर दीजिए, तो पूरी उसमें से यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, सॉल्व होने के बाद फटाफट 1/2 आ जाएगी, जिसको आप 5/10 भी लिख सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यूज होगा ये, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज मैं अपना सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। वैसे तो मैं और भी क्वेश्चन लेके आया था आप लोगों के लिए, और वो हो नहीं पाए हैं, ठीक है ना। यहीं पे मैं आपको 1-2 इन्फॉर्मेशन और दूंगा क्योंकि टाइम हमारा हो गया है।
कुछ मेरे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए 22 जुलाई से जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 12th पास स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये SHM एंड वेव पे नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और ये कोर्स जो है 12th पास स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेगा। ये कोर्स 90 मिनट्स का लेक्चर होगा, ठीक है ना, और हर 3 लेक्चर के बाद एक लेक्चर यहाँ पे डाउट का भी होगा। तो जो लोग यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ये एक्चुअल में इमर्ज बैच चल रहा है, एक्सेल बैच चल रहा है ये, जिसका टाइम रहता है 1:30 से लेके 3 तक, ठीक है ना। तो वीक में 5 क्लासें होती है, डेली क्लास होती है, बस संडे और मंडे को नहीं होती। तो 5 डेज क्लास है और ये SHM और वेव्स टोटल 3 वीक्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और मेरा कोड है NKC सर लाइव, ये कोड है। अगर आप ये कोड डाल के सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी होगा। तो एक बैच तो ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 22 जुलाई से, ठीक है ना। दूसरा 2 चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, और EMI एंड DC, इन पे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत ही छोटा सा कोर्स मैंने निकाला है जिसमें मैग्नेटिक है, EMI AC, ये 3 चैप्टर पूरे होंगे, जिसकी क्लास 3:30 बजे से चलेगी इवॉल्व बैच में, और ये 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 4 लेक्चर का बहुत स्मॉल शॉर्ट कोर्स है जिसमें एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जिन लोगों को इन 2 चैप्टर की एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा कोर्स है, बस 4 लेक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्लास के लिए बहुत लोगों ने डिमांड कर रखी है कि सर ऑप्टिक्स हो गया हमारा, आप भी ऑप्टिक्स कराइए। तो भाई ऑप्टिक्स पे मैंने नया कोर्स डाला है जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि चलेगा 3:30 से, ठीक है, 5 तक, ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल्ड थ्योरी कोर्स है और ये एडवांस के लिए है, डिटेल्ड थ्योरी कोर्स है, एडवांस के लिए, और ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके IITI के एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अपना बैच स्टार्ट होने वाला है। एक और बैच है जो आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 11th क्लास के लिए है ये, ठीक है, जिसकी क्लास आज 5:30 पे स्टार्ट हो जाएगी, 17 जुलाई आज, जो कि वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, जैसा कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये 11th वालों के लिए बैच है। तो आई होप आपको अगर अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, यहीं पे मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से।